नमस्कार, मैं के एस मुरारी एक बार फिर से आप लोगों को मैं अपने YouTube चैनल के एस मुरारी GS पर स्वागत कर रहा हूं। आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ केशवानंद भारतीवाद 1973 पर चर्चा कर रहा हूं। केशवानंद भारती मामले की उत्पत्ति यानी शुरुआत 1950 और 1960 के दशक में प्रारंभ हुआ था और यह जो हुआ वह केरल में केशवानंद भारतीवाद 1973 जो मैं आज चर्चा कर रहा हूं, इसकी उत्पत्ति 1950 और 60 के दशक में भारत का एक दक्षिण भारत में एक राज्य है केरल में शुरू किया गया और वहां भूमि सुधार से संबंधित बातें हो रही थी। इन सुधारों का उद्देश्य बड़े बड़े भूस्वामियों से भूमि को भूमिहीनों और गरीबों में पुनर्वितरित करना था। कहने का आशय है कि बड़े बड़े भूस्वामियों को जो अतिरिक्त भूमि थी उसको सरकार के द्वारा यानी केरल सरकार के द्वारा अधिग्रहित कर और उसे फिर से गरीबों में पुनर्वितरित करना था। 1963 ईस्वी में केरल सरकार ने केरल भूमि सुधार अधिनियम पारित किया। केरल सरकार ने केरल भूमि सुधार एक्ट पारित किया 1963 ईस्वी में और इस अधिनियम ने एक व्यक्ति के पास भूमि की मात्रा पर एक सीमा निर्धारित की। इसी अधिनियम में भूस्वामियों से अतिरिक्त भूमि का अधिग्रहण करने और भूमिहीनों एवं गरीबों में इसका वितरण का प्रावधान किया गया था। श्री केशवानंद भारती भारत के केरल में एक हिंदू धार्मिक संस्था एडनीर मठ के प्रमुख पादरी थे। केशवानंद भारती केरल में एक हिंदू धार्मिक संस्था एडनीर मठ के प्रमुख थे। एडनीर मठ के प्रमुख हुआ करते थे और 1970 ईस्वी में केरल सरकार ने धार्मिक संस्थाओं द्वारा रखी गई भूस्वामित्व पर प्रतिबंध लगा दिया। 1970 ईस्वी में केरल सरकार ने धार्मिक संस्थाओं द्वारा जो रखी गई भूमि के स्वामित्व जो था उस पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। केशवानंद भारती की अध्यक्षता वाले एडनीर मठ ने केरल उच्च न्यायालय में इस अधिनियम की संवैधानिकता की चुनौती प्रदान किया था और जब केरल हाई कोर्ट में इसकी सर्वोच्चता को यानी संवैधानिकता को चुनौती दे दिया गया तो मामला धीरे धीरे अंतोगत्वा सुप्रीम कोर्ट पहुंचा और सुप्रीम कोर्ट जब यह पहुंचा तो सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार के पक्ष में ही फैसला सुनाया। यानी राज्य सरकार जो पहले केरल भूमि सुधार अधिनियम पारित किया गया था उसी के पक्ष में सरकार के पक्ष में ही सुप्रीम कोर्ट ने अपना निर्णय दिया कि एक निर्धारित सीमा से अधिक यदि किसी के पास भूमि है तो उसको अधिग्रहित कर उसे गरीबों भूमिहीनों में पुनर्वितरित कर दिया जाए। इस बीच भारत की संसद ने 24वां संशोधन पारित किया जिसमें न्यायपालिका की शक्तियों को सीमित करने और न्यायिक समीक्षा के दायरे को सीमित करने का प्रयास किया गया। यानी 24वां संविधान संशोधन पारित किया गया जिसमें न्यायपालिका की शक्ति को सीमित कर दिया गया और जुडिशरी रिव्यू के दायरे को भी सीमित करने का प्रयास किया गया। 25वां और 29वां संशोधन भी पारित कर दिया गया जिसमें नागरिकों के मौलिक अधिकारों को सीमित करने और संसद को संविधान के किसी भी हिस्से में संशोधन करने की शक्ति देने का प्रयास किया गया था। ठीक, तो 24वां के बाद 25वां और 29वां संविधान संशोधन अधिनियम के तहत जो है सो नागरिकों के मौलिक अधिकारों को सीमित करने और संसद को संविधान के किसी भी हिस्से में संशोधन करने की शक्ति देने का प्रयास किया गया। यानी इस संशोधन अधिनियम के द्वारा संसद को विशेष शक्ति दिया गया है और संसद को इतनी शक्ति दे दिया गया कि मौलिक अधिकारों को भी सीमित करने की शक्ति संसद को रहेगा और यहां तक कि संविधान के किसी भी हिस्से में संशोधन करने की शक्ति दे दिया गया।
श्री केशवानंद भारती ने इन संशोधनों की वैधता को चुनौती दे दिया। जो संसद को सर्वोच्च शक्ति देने का प्रयास किया गया था, उस शक्ति के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में फिर ये मामला गया। केशवानंद भारती ने याचिका दायर किया और इस में तर्क दिया गया कि यह संविधान के मूल ढांचे का उल्लंघन करता है। कहने का आशय है, यदि संसद सर्वोपरि हो गया है, हर एक संविधान के हर पहलुओं पर संशोधन करने के लिए संविधान की सर्वोच्चता, खासकर मूल ढांचे को यदि परिवर्तित करता है, तो संविधान की सर्वोच्चता को प्रश्न चिन्ह लग जाएगा। ऐसी स्थिति में ऐतिहासिक एक फैसला केशवानंद भारती के रूप में आया। केशवानंद भारती केस के रूप में आया, जिसने मूल ढांचे के सिद्धांत को बरकरार रखा और संविधान में संशोधन करने की संसद की शक्ति पर सीमा लगा दिया गया। यानी केशवानंद भारती का जो मूल निर्णय आया, उसमें यह बता दिया गया कि मूल ढांचे के सिद्धांत को बरकरार रखा जाए, यानी संसद की शक्ति को सीमित किया गया, क्योंकि इससे पहले संसद को यह अधिकार दे दिया गया था 25वें और 29वें अधिनियम के तहत, संविधान संशोधन अधिनियम के तहत, कि संसद को वो शक्ति प्राप्त हो जाए जिस कारण जो लोगों के मौलिक अधिकार को भी सीमित कर सके और संविधान के प्रमुख हिस्सों को भी वह संशोधित कर सके। लेकिन केशवानंद भारती केस में यह स्पष्ट कर दिया गया था कि संसद की शक्ति को सीमित किया जाए और इस सीमितता के दायरे में यदि संविधान संशोधन करता है तो संविधान में जो मूल ढांचा है, उस मूल ढांचे के यानी बेसिकल स्ट्रक्चर का जो थ्योरी है, उसको बरकरार रखा जाए, यानी उस पर कहीं कोई छेड़छाड़ नहीं किया जाए। तो इस तरह से यह मामला भारतीय संवैधानिक इतिहास में सबसे महत्वपूर्ण मामलों में से एक बन गया था और केशवानंद भारती को भारत में लोकतंत्र के सिद्धांतों और कानून के शासन को बनाए रखने की लड़ाई में एक प्रमुख व्यक्ति के रूप में याद किया जाता है। तो इस तरह से यह देखा गया कि केशवानंद भारतीवाद भारतीय संवैधानिक इतिहास में काफी महत्वपूर्ण रहा। 24 अप्रैल 1973 को केशवानंद भारती निर्णय भारत के सर्वोच्च न्यायालय का एक ऐतिहासिक निर्णय है। यह मामला केरल के एक हिंदू धार्मिक मठ के प्रमुख श्री केशवानंद भारती द्वारा दायर किया गया था, जैसा कि मैंने अभी पहले भी चर्चा किया, जिसमें भारतीय संविधान के 24वें, 25वें और 29वें संशोधन की संवैधानिक वैधता को चुनौती दी गई थी और इसका उद्देश्य था कि न्यायपालिका की शक्तियों और नागरिकों के मौलिक अधिकारों को कम करना। केशवानंद भारती मामले की सुनवाई भारत के सर्वोच्च न्यायालय के 13 न्यायाधीशों की पीठ ने की थी। सर्वोच्च न्यायालय के 13 न्यायाधीशों की एक पीठ ने किया था, यानी बेंच ने किया था, और उस 13 में 12 अन्य न्यायाधीश थे और एक मुख्य न्यायाधीश थे इस 13 सदस्यीय पीठ में। इससे यह भारतीय कानून के इतिहास की सबसे बड़ी पीठ मानी जाती है। पीठ में यानी बेंच में मुख्य न्यायाधीश एस.एन. सीकरी थे और इसके अलावे 12 अन्य न्यायाधीश इसमें शामिल थे। इस मामले की सुनवाई के लिए बेंच की स्थापना की गई थी क्योंकि इसमें संविधान में संशोधन करने के लिए संसद की शक्तियों के बारे में महत्वपूर्ण संवैधानिक प्रश्न शामिल था। इस बेंच ने यानी 13 सदस्यीय संवैधानिक बेंच ने दलीलें सुनने और अंतिम निर्णय देने में 6 महीने का समय ले लिया। सर्वोच्च न्यायालय ने इस ऐतिहासिक फैसले में 7-6 बहुमत से अपना फैसला सुनाया और उस फैसले में संविधान के मूल ढांचे के सिद्धांत को प्रतिपादित किया गया। यानी ये जो 24 अप्रैल 1973 को जो केशवानंद भारती केस में निर्णय दिया गया था, उसमें 13 सदस्यीय
न्यायाधीश था, जिसमें एक मुख्य न्यायाधीश और 12 अन्य न्यायाधीश शामिल थे। इस बेंच ने जो फैसला सुनाया, उस फैसले में संविधान के मूल ढांचे के सिद्धांत को प्रतिपादित किया गया और माना जाता है कि संविधान के कुछ मौलिक विशेषताएं जैसे लोकतंत्र, धर्मनिरपेक्षता, संघवाद और कानून का शासन संसद द्वारा संशोधित नहीं किया जा सकता है। बहुत अच्छी बात है। इस बेंच ने 7-6 से अपना बहुमत दिया था कि जो मूल ढांचा है, उस मूल ढांचे में संविधान की कुछ मौलिक विशेषताएं हैं, जैसे डेमोक्रेसी यानी लोकतंत्र के मुद्दे पर लोकतंत्र का जो परिभाषा है, उस परिभाषा पर कहीं कोई संशोधन नहीं किया जाए। धर्मनिरपेक्षता की जो बात होती है, सेकुलरिज्म की, उस पर संसद कुछ नहीं कर सकता। ऐसा नहीं कि धर्मनिरपेक्ष की जगह किसी कम्युनल फोर्सेस या कम्युनल वाद की बात की जाए। संघवाद यानी केंद्र और राज्य के बीच जो संघीय शक्ति है, उस पर कहीं कुछ आंच नहीं आनी चाहिए और कानून का शासन भारत में लागू होना चाहिए। इन सारे कुछ प्रमुख जो विशेषताएं हैं, ये संविधान का मौलिक ढांचा है, फंडामेंटल स्ट्रक्चर है, बेसिकल स्ट्रक्चर है। इस पर संसद संशोधित नहीं किया जा, संसद के द्वारा संशोधन नहीं किया जा सकता है। न्यायालय ने यह भी माना कि न्यायिक समीक्षा की शक्ति यानी जुडिशरी रिव्यू की शक्ति संविधान के मूल ढांचे का एक अभिन्न अंग है और इसे संसद द्वारा संवैधानिक संशोधनों के माध्यम से नहीं छीना जा सकता। केशवानंद भारती मामले का महत्व इस बात में या इस तथ्य में निहित है कि इसने भारतीय संविधान के मूल ढांचे के सिद्धांत को स्थापित किया। मूल ढांचे के सिद्धांतों में कहा गया कि संविधान की कुछ मौलिक विशेषताएं, जैसे कि मैंने अभी चर्चा किया कि संविधान की सर्वोच्चता, कानून का शासन और न्यायपालिका की स्वतंत्रता संसद द्वारा संवैधानिक संशोधन के माध्यम से संशोधित या फिर निरस्त नहीं किया जा सकता है। तो कुल मिलाकर यह कहा जाए कि यह जो केशवानंद भारती केस था, जो 1973 ईस्वी में इसका डिसीजन आया था 13 सदस्यीय न्यायाधीशों के द्वारा, इसमें संसद पर अंकुश लगाया गया इस बात के माध्यम से, क्योंकि संसद धीरे धीरे 25 और अनुच्छेद संविधान संशोधन अधिनियम 25 और 29वें अधिनियम के माध्यम से, संशोधन अधिनियम के माध्यम से संसद हरेक संविधान के हरेक पहलुओं पर अपना निर्णय देने लगा और संशोधन करने लगा। तो ये केशवानंद भारती मामला उस पर रोक लगाया, संसद को मर्यादित किया और संसद को मर्यादित करते हुए संविधान के मूल ढांचे को बनाए रखने का भरसक प्रयास इस केशवानंद भारती मामले के रूप में देखने को मिलता है। इस संविधान के मूल ढांचे के सिद्धांत ने संविधान में संशोधन करने की शक्ति संसद की जो थी उस पर अंकुश लगा दिया और यह सुनिश्चित किया गया कि संविधान एक जीवंत दस्तावेज है जो अपने मौलिक मूल्यों और सिद्धांतों को संरक्षित करते हुए बदलते समय के प्रति उत्तरदायी है। तो इस प्रकार केशवानंद भारती मामले का भारत के संवैधानिक विकास पर दूरगामी प्रभाव पड़ा, जिससे यह भारतीय संवैधानिक कानून में सबसे महत्वपूर्ण मामलों में से एक है। नहीं तो यदि संसद में किसी पार्टी का, किसी राजनीतिक दल का यदि फुल मेजोरिटी आ जाए या सुपर मेजोरिटी आ जाए तो संविधान के मूल ढांचे को वो प्रभावित कर सकता है। इसीलिए केशवानंद भारती केस 1973 ये संसद पर अंकुश लगाने का काम किया। सरकार को अधिक से अधिक डिक्टेटर बनने से रोकने का प्रयास किया गया। माना जाता है कि संसद कानून बनाने की शक्ति रखता है, संशोधन करने की शक्ति रखता है, लेकिन संविधान के मूल ढांचे के साथ छेड़छाड़ नहीं करने की शक्ति उसे प्रदान किया गया इस केशवानंद भारती बाद 1973 के माध्यम से। तो इस तरह से कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि केशवानंद भारती बाद 1973 जो 13 सदस्यीय कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच ने, सुप्रीम कोर्ट ने यह निर्णय दिया कि संसद की सर्वोच्चता को सीमित किया जाए, संसद को जो अनुच्छेद 368 के तहत जो संवैधानिक सुधार की बात करने की शक्ति दी गई है उसको सीमित किया जाए और
संसद को यह शक्ति है कि संशोधन किया जाए, कर सकता है, लेकिन संविधान के मूल ढांचे को कहीं छेड़छाड़ न किया जाए। तो इस तरह से 7-6 के रेशियो से ये निर्णय दिया गया केशवानंद भारती मामले में। तो कुल मिलाकर ये केशवानंद भारती वाद कह सकते हैं कि संवैधानिक विकास पर काफी दूरगामी प्रभाव दे रहा है और वर्तमान परिप्रेक्ष्य में भी संसद को सीमित करने का प्रयास इस केशवानंद भारती के केस के द्वारा ही किया। तो आज का ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा और अच्छा लगा, आप इस वीडियो को लाइक करते हुए, कमेंट करते हुए इस चैनल को अधिक से अधिक शेयर कर और अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें। थैंक यू।